Om Shanti. Good evening, everyone. Welcome to day 6 of Raj Yoga meditation course. कैसे हैं आप सभी? जिनके लिए भी पॉसिबल है, kindly turn on your videos. It feels so good to see your happy faces. बहुत अच्छा लगता है आप सबको देख के एंड और भी ज़्यादा क्लोज कनेक्शन फील होता है. इसीलिए जो भी कर सकते हैं, प्लीज़ वीडियोस ऑन कर लें. थैंक यू मयंक जी. थैंक यू इंदिरा जी. हेलो लतिका जी. तो होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अभी तक जो भी हमने पिछले 5 डेज में सीखा, समझा, वो बातें अंदर जा रही हैं और कहीं न कहीं अपने आप को देखने का, औरों को देखने का और इस जीवन को देखने का नज़रिया थोड़ा-थोड़ा बदलना शुरू हो चुका है ना? पर्सपेक्टिव शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है? आई होप आप सबको वो थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन ऑलरेडी फ़ील होने लग गया होगा. इंदिरा जी ने लिखा है, हाँ जी, वेरी गुड. तो कल हमने सीक्रेट्स ऑफ कर्मा फिलॉसफी को समझा एंड वी केम टू नो कि कर्मा सिर्फ फिजिकली एक्शंस करने को ही नहीं कहते. मेरे कर्म की शुरुआत मेरी सोच से होती है. What I am experiencing in the present is based on my past karmas. और जो कर्मास मैं आज करूंगी वो क्या डिटर्मिन करेंगे? मेरे फ्यूचर की क्वालिटी को. कोई भी कर्म करने से पहले मुझे मेरी इंटेंशन को यानी अपने भाव को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फल मैकेनिकल एक्शन के अनुसार नहीं मिलता, बल्कि मैंने किस भावना से वो कर्म किया है उस अनुसार मिलता है. लतिका जी ने लिखा है, आई विल श्योरली बी गोइंग थ्रू इट अगेन एज आई एम फीलिंग चेंजेस. वेरी गुड, सो हैप्पी टू नो दिस. मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार म्यूट किया है. एंड में आपको अनम्यूट करेंगे, तब आप बातें डिस्कस कर सकते हैं. हेलो शोभा सिस्टर, हैप्पी टू सी यू. तो जो हमने कल डिस्कस किया उसको रिवाइज कर रहे थे. हमने क्या समझा था कल? कि मेरे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए मुझे अब सबके लिए प्योर एंड एलिवेटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स रखनी है, जिसको हम शुभ भावना कहते हैं. किसी के साथ मैंने कुछ गलत किया तो माफी मांग लेनी है, और उन्होंने कुछ गलत किया तो माफ कर देना है. क्यों करना है? उनके लिए करना है कि अपने लिए करना है? सिंपली बिकॉज मुझे इन कार्मिक अकाउंट्स के बॉन्डेजेस को और उलझाना नहीं है. जहाँ फिजिकली माफी मांगना या माफ करना पॉसिबल है, वहाँ फिजिकली भी करना है. अदरवाइज राजयोगा मेडिटेशन में ये फॉरगिवनेस करनी है. कल हमने प्रैक्टिस की थी ना, मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉरगिवनेस की. और अपनी एलिवेटेड डेस्टिनी बनाने का आधार क्या है? टू हैव प्योर फीलिंग्स फॉर माई सेल्फ एंड एवरी सोल, एवरी क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड. है ना? आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है वट एवर वी डिस्कस्ड येस्टरडे. अब ये बताओ, आपको वाइब्रेशन पिक करना आता है? हर जगह की ना कुछ अलग अलग वाइब्रेशन होती है. आपको फील होता है? बताओ, हॉस्पिटल की वाइब्रेशन कैसी होती है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? अमिता जी ने लिखा है, यस मैम. कैसी होती है हॉस्पिटल की वाइब्रेशन? डिप्रेसिंग, सैड, है ना? डर, दुख, चिंता, एंजाइटी, पेन. यस यस, पेन होती है. और मंदिर की वाइब्रेशन कैसी होती है? व्हाट अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ अ होली प्लेस लाइक अ टेम्पल और अ गुरुद्वारा? लतिका जी ने लिखा पॉजिटिव होती है. शोभा जी ने लिखा पीस शांत होती है. यस, शांत प्योर, होती है। पीसफुल, राइट, पॉजिटिव, डिवाइन फीलिंग, है ना? तो मंदिर में क्या होता है? शांति, प्योरिटी, डिविनिटी. कई बार कॉमन दीवार होती है हॉस्पिटल और मंदिर की, फिर भी वायुमंडल डिफरेंट होता है. कैसे पिक किया आपने ये वायुमंडल? अननोइंगली पिक हो जाता है ना, क्योंकि हम सुनते और देखते बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले हम महसूस करते हैं, सबसे पहले हमें फील होता है. अच्छा, अब बताओ, मंदिर के वाइब्रेशन में
इतनी शांति क्यों है? हुँ? कई बार हमारे घर तो मंदिर से भी कितने ज़्यादा बड़े, सुंदर और आलीशान होते हैं, फिर भी दोनों में से ज़्यादा पीसफुल, प्योर, पावरफुल वाइब्रेशन कहाँ का होता है? हमारे घर का कि उस मंदिर का? हुँ? मंदिर का, है ना? तो क्यों होता है ऐसा? कैसे बनता है मंदिर का वो इतना पावरफुल, इतना प्योर वायुमंडल? हुँ? कैसे बनता है? कल हमने डिस्कस किया था ना कि हमारे आस-पास का वायुमंडल, हुँ? कैसे बनता है? किस पे डिपेंड करता है? क्या समझा था कल हमने? Yes, Latika ji, that's why we say we should stay and create positive aura in our house. तो हमने कल समझा था हमारी जो सोच है, जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, उन्हीं से तो वायुमंडल क्रिएट होता है। हम सब लोग जब मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, कैसा सोचते हैं? हाँ? कितना अच्छा-अच्छा सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, एलिवेटेड थॉट्स और हुँ। फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। ऐसे ही तो एलिवेटेड वायुमंडल बनता है ना? यस शोभा सिस्टर बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग एंड चैंटिंग होली नेम तो उससे बहुत ही पवित्र वायुमंडल बनता है। और हम वहाँ से बाहर आते ही क्या करते हैं फिर? हुँ? बाहर आते ही हम अपने आप को परमिशन दे देते हैं गलत सोचने हाँ, की। बहुत इसीलिए इम्पोर्टेंट एक देखो कॉल है। मंदिर के हाँ, हाँ, अंदर हाँ, हाँ, हाँ। और बाहर के सराउंडिंग एरियाज़ के वायुमंडल में भी बहुत फ़र्क होता है ना? इज़न्ट इट? हम अपनी सोच से अगर हॉस्पिटल और मंदिर का वायुमंडल बना सकते हैं, तो क्या अपने घर का बना सकते हैं? हुँ? बताओ? हॉस्पिटल में भी हम सभी मिलकर डर, दुःख, चिंता, एंग्ज़ायटी, पेन के वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वैसा वायुमंडल बन रहा है। और मंदिर में भी हम सभी ही प्योर, डिवाइन, पीसफुल वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वैसा वायुमंडल बन रहा है। तो अगर हम हॉस्पिटल और मंदिर का वाइब्रेशन बना सकते हैं, वायुमंडल बना सकते हैं, तो अपने घर का भी बना सकते हैं ना फिर। हुँ? इज़न्ट इट? लेकिन अब अपने घर को फिर क्या समझना पड़ेगा? मंदिर समझना पड़ेगा अगर इतना डिवाइन वाइब्रेशन घर का बनाना है तो। क्योंकि जो हम समझते हैं, वैसा ही तो फिर हम वहाँ पर बिहेव करते हैं ना, वैसा ही फिर हम वहाँ पर अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस की क्वालिटी रखते हैं। अच्छा अब अगर घर को मंदिर समझेंगे, तो मंदिर में कौन बैठते हैं? कौन होते हैं मंदिर में? हुँ? देवी-देवताएँ होते हैं ना? तो घर मंदिर बनाने के लिए खुद को क्या समझना पड़ेगा? देवी-देवता समझना पड़ेगा। देवी-देवता का क्या मतलब होता है? दिव्य गुणों वाली आत्मा, डिवाइन क्वालिटीज़ वाली सोल। परमात्मा पता है क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं घर में मंदिर नहीं बनाना, घर को मंदिर बनाना है। घर में रहने वालों को याद रखना पड़ेगा कि हम साधारण नहीं हैं, हम इंसान है। विशेष आत्माएँ। जय कौन श्री है? यही। हम देव आत्मा है, वी आर सत्युगी डिवाइन सोल्स। तभी तो घर का वायुमंडल मंदिर जैसा बनेगा ना, तभी पॉसिबल है। अच्छा अब बताओ, अभी हमारा हाथ सारा दिन कैसा होता है? हाँ? देने वाला होता है कि लेने वाला होता है? अभी कैसा होता है हमारा हाथ करंटली? खुशी चाहिए ना हमें? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए प्यार? प्यार भी चाहिए हमें, रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, वो भी चाहिए, मदद भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। पता है परमात्मा हुँ। इसको क्या कहते हैं? ये जो हम सारा दिन चाहिए, चाहिए करते हैं ना, पता है इसको परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा इसको कहते हैं रॉयल भिखारी। हुँ? क्या कहते हैं? रॉयल भिखारी। ऐसे ही देखो, अगर कोई बिल्कुल फिट एंड फाइन हो और हेल्दी हो एकदम और आपको भीख माँगते हुए नज़र आए, तो हम उनको क्या कहते हैं? कमाओ ना, माँग क्यों रहे हो? कहते हैं ना? ऐसे ही हमें अपने आप को कहना है, रॉयल भिखारी से देवता बनना है। अपने को कहना है शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, तो कमाओ ना,
परमात्मा से कनेक्ट करो और अपनी सोई हुई शक्तियों को और गुणों को इमर्ज करो, है ना? आज का क्या टॉपिक है हमारा? इमर्ज योर स्पिरिचुअल पावर्स, मतलब इनर पावर। जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं इनर पावर, क्या आता है सामने? क्या लगता है आपको? इनर पावर क्या होती है? हुँ? और क्या निशानी होगी जिससे मुझे पता चले मेरे में इनर पावर है कि नहीं? बताओ, सोचो, क्या लगता है? 1 मिनट शांति से आईज़ क्लोज़ करके सोचो, इनर पावर मतलब क्या होगा? व्हिच पावर? बताओ, व्हाट डू यू फील? आंतरिक शक्ति का क्या मतलब हो सकता है? सोनाली जी ने लिखा सोल पावर। यस, देखिए 2 तरह की पावर्स होती हैं। एक होती है हार्ड पावर और दूसरी है सॉफ्ट पावर। हम अपने स्किल्स या क्वालिफिकेशन या एक्सपोजर के आधार पे जो पावर अचीव करते हैं ना, दैट इज हार्ड पावर। जैसे पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ पोजीशन। तो यू गेट द हार्ड पावर व्हेन यू आर एन अथॉरिटी ओवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेकिन सॉफ्ट पावर इज समथिंग दैट वर्क्स फ्रॉम विद इन। सॉफ्ट पावर मतलब हमारी आंतरिक शक्ति, और इसका दुनिया पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। प्रवीण जी ने लिखा, इनर पावर का मतलब है पावर टू कंट्रोल योर ओन थॉट्स। यस, यस अमिता जी, आर इनर बीइंग की पावर्स, राइट। जब बड़ी-बड़ी कंपनीज के कई सक्सेसफुल सीईओ से पूछा गया, हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट? आपने जीवन में किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड फील किया है? तो क्या लगता है आपको? क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? हुँ? हम अक्सर सोचते हैं वो किसी ऐसे इंसान का नाम लेंगे जिसने उनकी फील्ड में बहुत अचीव किया है। बट सरप्राइजिंगली यू नो व्हाट, उनमें से मेजॉरिटी ने कहा दे फील मोस्ट इंस्पायर्ड बाय देयर मदर और फादर, मोस्टली मदर। अब सोचने की बात है कि उनकी मदर्स तो बिल्कुल इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं थी जितने वो हैं, और ना ही वो कोई बड़ी कंपनीज रन कर रही थी, but still they could inspire them to run big companies. कितना अमेजिंग है ना ये? This is the magic of soft power. सॉफ्ट पावर का जो इम्पैक्ट है ना, वो अंदर से आता है। इट कम्स फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट, ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस, कंपैशन, स्टेबिलिटी इवन ड्यूरिंग chaos। और इसका दुनिया पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मच मोर देन एनी अदर सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी और पोजिशन। अच्छा चलो अब ये बताओ, दुनिया में किसके लिए कहते हैं कि ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत पावरफुल है? हाँ, क्या डेफिनेशन है दुनिया में एक पावरफुल इंसान की? हम्म, किसको कहते हैं बहुत पावरफुल? बताओ, whom do we call very powerful in society? यूजुअली उनको कहते हैं ना जिनकी औरों के ऊपर अथॉरिटी होती है, लोग उनका कहना मान लेते हैं। यस प्रवीण जी, दोज हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, दुनिया में इनको कहते हैं। लेकिन उनका मन उनका कहना मानता है कि नहीं, वी डोंट नो। हो सकता है छोटी-छोटी बात पे ही वो बहुत इरिटेट हो जाते हों। क्या हम फिर भी कहेंगे कि वो बहुत पावरफुल हैं? हुँ? यस डॉक्टर राजेश जी, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, उनको हम दुनिया में पावरफुल कहते हैं। अब बताओ, अगर उनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी पोज़ीशन है, लेकिन वो छोटी-छोटी बात पे ही बहुत इरिटेट हो जाते हैं, विल वी स्टिल कॉल देम पावरफुल? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 पीपल, 2 लोगों की एग्जांपल लेते हैं चलो। पहला इंसान है जो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत नेम फेम है, वो एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया आइकन है, सब उनको जानते हैं और उनकी सक्सेस की इतनी तारीफ करते हैं। लेकिन वो ना हर छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब हो जाते हैं,
अपने आसपास वालों को देख के बार-बार हर्ट हो जाते हैं। अपने जो उनसे उनके साथ काम करने वाले हैं, उन पे बार-बार गुस्सा कर देते हैं और कभी-कभी तो काम के इतने प्रेशर के कारण घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करते। और दूसरा व्यक्ति है जो उनसे कम पोजीशन पे है, उनसे 20-30% कम धन कमाते हैं, लेकिन बहुत शांत रहते हैं। आसपास वाले निराश भी हो ना, तो उनको उमंग उत्साह में ले आते हैं। रोते हुए को हंसा देते हैं। कोई कितना भी चिड़चिड़ेपन से बात करे, लेकिन वो सबसे मीठा व्यवहार करते हैं। एकदम खुश होके घर आते हैं और घर वालों में भी खुशी बिखेर देते हैं। इन दोनों में से क्या लगता है आपको ज़्यादा पावरफुल इंसान कौन है? फर्स्ट और सेकंड? व्हाट डू यू सेकंड थिंक? जो सेकंड जो कमाता है काम, खुशी में है, सबको खुशी देता वही ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंडशिप यस, मतलब में ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेकंड है ना? राइट? तो आपको क्या लगता है अगर जो बिहेवियर इन दोनों का है, ये कुछ साल अगर ऐसे ही रहा, तो करियर में भी किसकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं और किसकी डाउनफॉल? हुँ? चांसेस है ना कि पहले की डाउनफॉल हो सकती है, मे बी ड्यू टू सम फिजिकल और मेंटल इलनेस और इमोशनल टर्मोइल ड्यू टू फैमिली इश्यूज। और दूसरा इंसान जो आज जहाँ पर है वहाँ संतुष्ट है, शांत है, प्योर एंड हैप्पी वाइब्रेशंस को कल्टीवेट कर रहा है, तो चांसेस आर हायर ना कि वो और स्किल्स को सीख के फाइनेंशियली भी और ग्रो कर सकता है। अब चेक कर लें, जब हम कहते हैं मुझे लाइफ में पावरफुल बनना है, तो हम इन दोनों में से कौन-सा वाला इंसान बनना चाहते हैं? क्लैरिटी होगी पहले तभी तो बनेंगे ना। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर पर्सनल गोल्स कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में। देखो कई बार हमारे मुख से कुछ वर्ड्स निकलते हैं और हम कहते हैं आई एम सो सॉरी, मेरा कहने का भाव ऐसा नहीं था। मेरे मुख से ये निकल गया। कई बार तो ये भी कह देते हैं मैं हाथ उठाना नहीं चाहता था, गलती से उठ गया। इसका क्या मतलब है? कि मेरा स्वयं पे कंट्रोल नहीं है। मेरा ही मन मेरा कहना नहीं मानता। क्या इसको पावरफुल स्थिति कहेंगे? हुँ? इफ माय माइंड डज़ नॉट लिसन टू मी, मेरा ही मन मेरी नहीं सुनता, तो इसको पावरफुल स्थिति कह सकते हैं हम? नहीं, कह सकते ना, नहीं राइट? ऐसा नहीं, शोभा जी ने लिखा है इन मटेरियल वर्ल्ड हु हैज बिग नेम एंड वेल्थ, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड। यस, तो उनको पावरफुल कहेंगे। दोनों जगह डेफिनेशन चेंज होती है। तो हमें चेक करना है हमें कौन सा वाला पावरफुल इंसान बनना है। पहले तो अपना पर्सनल डिसीजन लेना है। देखो फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था कि 2-3 डिकेड्स पहले स्ट्रेस जैसा कोई शब्द नॉर्मल डे टू डे वो कैब में यूज ही नहीं होता था और हम स्ट्रेस टर्म को बस फिजिक्स के फॉर्मूला में स्टडी करते थे। क्या फॉर्मूला था? हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डे, याद है किसी को? क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने स्ट्रेस का? स्ट्रेस एक साइंटिफिक टर्म जिसका कौन सा फॉर्मूला स्टडी करते हैं हम? Stress is equal to pressure divided by resilience. अब the same formula can be applied to our practical life. Numerator pressure का मतलब जो भी various challenges हमारी life में आते हैं, they could be related to health issues, relationships, financial status, job, exams, anything. और डिनोमिनेटर रिजिलियंस मतलब इनर पावर, जीवन की परिस्थितियों को फेस करने की आंतरिक शक्ति। अब इनर पावर क्या होती है? जैसे आप सभी ने बताया, इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे। इनर पावर मीन्स माय कैपेसिटी टू क्रिएट प्योर, पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स irrespective of situations and people। तो इनर पावर यानी आंतरिक शक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरी क्षमता प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने की, जो कि आसपास की सिचुएशंस और आसपास के लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है।
तो प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स को आप शॉर्ट फॉर्म 3P से भी याद रख सकते हो। तीनों वर्ड्स पी से हैं। हमने फर्स्ट लेसन में समझा कि मुझ आत्मा की 7 ओरिजिनल वर्च्यूज हैं। याद है कौन सी? चलो बताओ कौन कौन सी याद है? 7 ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ द सोल, मतलब मेरी ओरिजिनल नेचर, मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है? एनीवन? कुछ कुछ याद है उसमें से? हम्म? याद है आपको? यू कैन डू इट। यस। हैप्पीनेस, प्योरिटी, लव, पीस, पावर। यस, वेरी गुड। तो हमने 7 क्वालिटीज स्टडी की थी। उनमें उनमें से एक पीस भी है और एक पावर भी है ना? तो एक है शांति और एक है शक्ति। आई एम अ पीसफुल सोल एंड आई एम ऑल्सो अ पावरफुल सोल। अब ये बताओ, इनर पीस होगी मेरे अंदर तो इनर पावर आएगी, या इनर पावर होगी तो इनर पीस आएगी? क्या लगता है आपको? हम्म? मैं शांत होंगी तो शक्ति आएगी मुझ में, या मैं शक्तिशाली होंगी तो मैं शांत रह पाऊंगी? व्हाट डू यू थिंक? बताओ क्या लगता है आपको? अमिता जी ने लिखा है इनर पीस होगी तो पावर आएगी। शोभा जी ने भी सेम लिखा है। सोनाली जी ने लिखा है सेकंड वन। ओके, लेट्स सी। देखो, अगर मैं आत्मा पावरफुल हूं तो सिचुएशन आती है तो आई रिमेन पीसफुल। लेकिन मैं कमजोर हूं तो परिस्थिति आने पे मैं रिस्पॉन्ड की जगह रिएक्ट कर दूंगी। एंड लेट्स टेक द अदर सिनेरियो ऑल्सो। सिचुएशन आई, उस समय हमने अपना ध्यान रखा, पीसफुल रहे, एकदम शांत रहे, तो हमने अपनी शक्ति को बढ़ाया। अब जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाया, तो अब जब अगली बार नेक्स्ट सिचुएशन आएगी तो पीसफुल रहना इजी होगा। दैट मीन्स ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। पीसफुल रहने से हम और पावरफुल होते हैं, और जितनी पावर बढ़ती है उतना अलग अलग सिचुएशंस में भी पीसफुल रहना और आसान हो जाता है। जैसे फिजिकली किसी को बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, तो क्या तैयारी करनी होगी? हम्म? किसी को कोई बहुत हैवी वेट उठाना है तो क्या प्रिपरेशन करते हैं? अपने मसल्स को बिल्ड करना होगा, राइट? Because when we build muscles, then we can lift things easily, है ना? Similarly, we need to build our spiritual muscles, यानी मन की शक्ति को हमें बढ़ाना होगा ताकि जीवन में आने वाले चैलेंजेस का वेट लिफ्ट कर सके। आजकल तो मेरे मन के हिलने के लिए किसी बड़े चैलेंज की जरूरत ही नहीं है। छोटी सी बात में ही रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है मेरा मन, क्योंकि कमजोर हो गया है। So what do I need to do now? I need to focus on building my spiritual muscles. अब ये spiritual muscles कैसे build होंगे? डाइट और एक्सरसाइज से। डाइट मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज की रेगुलर स्टडी से, और एक्सरसाइज मतलब राजयोगा मेडिटेशन से। इट इज नॉट मच ऑफ अ हार्ड वर्क, ज्यादा हार्ड वर्क की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की बात है। टेकिंग बेबी स्टेप्स ईच डे। ओके, देखो, जब हम जीवन के बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी सीन्स में, डे टू डे सीन्स जो हमारे आगे चल रहे हैं, उनमें अच्छे से अच्छा एलिवेटेड सोचने की आदत डालेंगे ना, तो हमारी ये आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना हम ऑर्डिनरी सीन्स में अच्छा सोचने की आदत डालेंगे, उतना चैलेंजिंग सीन में अच्छा सोचना हमारे लिए इजी होगा। तो इस तरह हमें अपने स्पिरिचुअल मसल्स को बिल्ड करते जाना है, प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स को हर सीन में क्रिएट करने की एक मेंटल एक्सरसाइज करके। ओके, अब मैं आत्मा ओरिजिनली हूं ही शक्ति स्वरूप, और सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, है ना? हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ है ऑलरेडी। आई एम अ वेरी पावरफुल सोल
एंड आई एम अ चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी। इसका मतलब मैं कौन हूँ? आई एम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। जैसे हम आत्मा के 7 गुण हमने डिस्कस किए थे ना, ऐसे ही हम सब आत्माओं में 8 फंडामेंटल शक्तियां हैं, जिनको हम अष्ट शक्तियां कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि 7 गुण हमारा श्रृंगार है, मतलब मुझ आत्मा का मेकअप। कौन है? 7 क्वालिटीज। एंड ये जो 8 शक्तियां हैं ना, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे वेपन्स हैं, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो जो भी हम 8 स्पिरिचुअल पावर्स अभी डिस्कस करेंगे, ये हम सबके अंदर हैं। एंड आपने इनको ऑलरेडी कभी ना कभी लाइफ में जरूर यूज किया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये शक्तियां डिस्चार्ज्ड फॉर्म में हैं, क्योंकि हम इनको भूल गए हैं, यूज ही नहीं करते। इसीलिए उन शक्तियों को अब और शक्तिशाली बनाना है, रिचार्ज करना है, ताकि सही समय पर हम सही शक्ति का इस्तेमाल कर सकें। जो विधि हमने सीखी, राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक, चलो अब देखते हैं कि उस विधि से हमें क्या सिद्धि प्राप्त होती है, उससे क्या फायदा होता है जब हम उसे डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि कहीं से प्राप्ति होती है, कुछ मिलता है, कुछ बेनिफिट होता है, तभी तो मन बुद्धि उसे बार बार करने के लिए मोटिवेट होते हैं ना। तो रेगुलर मेडिटेशन, जो राजयोगा मेडिटेशन हमने समझा सीखा, जब हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो अष्ट शक्तियां जो अभी मेरे अंदर डिस्चार्ज हो गई हैं, वो दोबारा एक्टिवेट और इमर्ज होने लगती हैं। ये शक्तियों का जो प्रकृति है, नेचर, उनसे भी बहुत गहरा संबंध है। जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकृति के भी कई सारे ऐसे चिन्ह हैं जो हमें इन शक्तियों की याद दिलाते हैं। तो जनरली हमारी लाइफ में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उनको सेग्रीगेट करें ना, तो मेनली 4 मेन कैटेगरीज की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ सकती हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए परमात्मा हमें अष्ट शक्तियों का, मतलब 8 स्पिरिचुअल पावर्स का एक्सपीरियंस करवाते हैं, जिनकी अटेनमेंट हमें रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से होती है, मतलब विधि से सिद्धि मिलती है। तो अब 4 मुख्य कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं की? फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेल्फ, मेरे इनर वर्ल्ड से, अपने अंदर से संबंधित कोई समस्या। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें पहली 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनको कहते हैं पावर टू विथड्रॉ एंड पावर टू बैकअप। फिर सेकंड मुख्य हमारे जीवन का जो एस्पेक्ट है, जिसमें हमारे सामने समस्याएं आ सकती हैं, वो है रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध। तो संबंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का निवारण करने के लिए परमात्मा से हमें कौन सी 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं? थर्ड और फोर्थ, जो कि हैं सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट एंड पावर टू एकोमोडेट। देन इसी तरह हमारे जीवन में वर्क से रिलेटेड, हमारे कारोबार से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो इनका निवारण करने के लिए, इनको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें परमात्मा से कौन सी 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसर्न एंड पावर टू जज। और फोर्थ, हमारे जीवन में किससे रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं? कोई अचानक कोई बहुत कठिन परिस्थिति, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है ना? तो उनका हम अच्छे से जो है निवारण कर सकें, उसके लिए हमें कौन सी 2 शक्तियां परमात्मा से प्राप्त होती हैं? लास्ट फाइनल 2, सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति, मतलब पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट। अब हम एक-एक करके इन शक्तियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई ऐसा सीन अपने सामने लेके आओ लास्ट 1 वीक में, जहां आपने अपनी इनर पीस, इनर पावर यूज नहीं की थी, है लेकिन यूज नहीं की। सीन आया, हो सकता है कोई परिस्थिति चैलेंजिंग थी, हो सकता है कुछ लोगों ने व्यवहार अच्छे से नहीं किया, लेकिन आप डिस्टर्ब हो गए, आपने रिएक्ट कर दिया।
हाँ, बात बढ़ गई, ऐसा कोई सीन लेकर आओ, रिकॉल करो अपनी लाइफ से। पिछले 1-2 हफ्तों में कोई ऐसा सीन अगर हुआ हो तो। हुँ? और चेक करो अपने आप को कि क्या हुआ था उस सीन में? मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल क्यों खो दिया था? उस दिन, उस पल क्यों मेरा अपने ऊपर संयम नहीं रहा? हुँ? क्या लगता है आपको? क्या हुआ था? कैन एनीवन शेयर? आया कोई ऐसा सीन सामने? हुँ? हाँ जी, हाँ जी, मगर मुझे लग रहा है हमें वो पुराने संस्कार उस समय आ गए। ध्यान ही नहीं रहा, माया आई तो उसने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। हाँ जी, बिल्कुल पुराने संस्कार सामने आ गए ऐसा लगा। अमिता जी ने कहा बिकॉज़ मैं इग्नोर नहीं कर पाई, गुस्सा आ गया। है ना? देखो अगर आप बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करोगे ना, उस पल हम अपने ऊपर अटेंशन रखने की बजाय पता है क्या कर रहे थे? पहले उनको समझाने और सुधारने में लगे थे, जिनके साथ उस समय बात हो रही थी। इज़न्ट इट? चेक करना। उस समय हम इस बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं थे कि अभी मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, लेकिन हमारा ज़्यादा अटेंशन इस पे था कि इनको क्या समझाना है, इनको मुझे क्या बताना है, इनको कैसे ठीक करना है। और एज़ अ रिज़ल्ट क्या हुआ? हमने अपना ही सेल्फ कंट्रोल जो है लूज़ कर दिया, है ना? क्योंकि एक टाइम पे हमारा फ़ोकस एक ही जगह हो सकता है। तो अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स का रेज़ोल्यूशन यानी स्व के साथ जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी पहली 2 शक्तियों की मेनली ज़रूरत होती है, पावर टू विथड्रॉ एंड पावर टू बैक अप। नाउ लेट्स सी पावर टू विथड्रॉ क्या होता है? पावर टू विथड्रॉ का मतलब होता है अबिलिटी टू स्टेप बैक एंड डिसएंगेज फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू। इट मीन्स अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को देखना। किसी भी सिचुएशन में कोई परिस्थिति जो मेरे सामने आ रही है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है? स्टेप बैक करना है। आई नीड टू स्टेप बैक अ लिटिल एंड सी कि मेरे अंदर क्या इनसिक्योरिटी, क्या डिस्टर्बेंस है जो इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे अंदर इतनी पेन और इतनी इरिटेशन को क्यों ट्रिगर कर रही है? व्हाट इज इट इनसाइड मी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो है ना, वो मैग्नीफाई करती हैं बिकॉज ऑफ समथिंग जो हमारे अंदर है। तो पावर टू विथड्रॉ को हम किस सिंबल से समझ सकते हैं? एक कछुए के सिंबल से। एक कछुआ क्या करता है, कभी ऑब्जर्व किया है आपने? कोई भी खतरा होता है उसके सामने तो कछुआ क्या करता है? व्हाट डज द टॉर्टोइज डू? वो अपनी शेल में चला जाता है, बा- इजंट इट? अपनी और शेल अपनी में बॉडी जाने को से क्या हो सिखा जाता देता है? वो कछुआ एकदम सेफ हो जाता है है। ना? जी। इज द प्रेजेंटेशन विजिबल? सभी को पीपीटी दिख रही हाँ है? जी, हाँ, हाँ जी। ओके, जस्ट अ मिनट। तो कछुआ शेल में जाने से क्या हो जाता है? एकदम सेफ हो जाता है, इजंट इट? और उसके बाद अगर एक हाथी भी उसके ऊपर से निकल जाए ना, तो कछुए का हम्म, कोई डैमेज नहीं कर सकता। तो इसी तरह क्या मतलब है इसका? कि सबसे पहली शक्ति मतलब पावर टू विड्रॉ और डिटैच। किससे डिटैच? आसपास की नेगेटिविटी से डिटैच। अभी जो चैलेंज चल रहा है, जो सीन चल रहा है, अगर हम उस नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेंगे तो हम भी उस नेगेटिविटी का पार्ट बन जाएंगे, फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसमें सबसे पहले विड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझते हैं। देखो, हर रोज सुबह उठकर 15-20 मिनट अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, मतलब परमात्मा को याद करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आस-पास की बातों से अपने को विथड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गोइंग डिटैच कर अवे रहे हैं। फ्रॉम द आउटसाइड एंड कनेक्टिंग टू द इनसाइड, माय इनर वर्ल्ड एंड द अप अबव। पावर टू विथड्रॉ मतलब
बातों से अपने को न्यारा कर लेना, बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आप को डिटैच करके सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस अगर हम सुबह करें तो फिर दिन में करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर सुबह नहीं की तो दिन में करना भी मुश्किल लगेगा। तो इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी मॉर्निंग्स मेडिटेशन प्रैक्टिस, जो 15-20 मिनट निकाल कर जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद फिर सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज करें। देखो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए सड़क पे तो ट्रैफिक पुलिस कैसे कंट्रोल करती है? कुछ देर के लिए स्टॉप कर देती है ना, कहती है सब रुक जाओ, और फिर डायरेक्ट करना शुरू करती है कि किसको किधर से जाना है। ट्रैफिक पुलिस क्यों स्टॉप करती है? ताकि बेटर मैनेज कर सके। तो इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड मतलब हम बाहर का सब कुछ 1 मिनट के लिए स्टॉप कर देते हैं, 1 मिनट के लिए इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब बाहर से डिस्कनेक्ट होकर अंदर चेक करना है, थॉट की क्वालिटी चेक करनी है। और अगर थॉट की क्वालिटी कि मेरा मन क्या सोच रहा है ये समझ में ना आए ना, तो इजीएस्ट वे है अपनी फीलिंग को पिक करना कि उस समय मैं कैसा फील कर रहा हूँ। कंफर्टेबल फीलिंग्स मतलब पॉजिटिव थॉट्स। पहले फीलिंग को आइडेंटिफाई किया, फिर थॉट को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको डाइवर्ट नहीं करना। ये नहीं कि अंदर डिस्टरबेंस चल रही है फटाफट बिंज वॉचिंग कर लूं, कोई मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई नया जो एपिसोड आया है वो देख लूं वेब सीरीज का, या कुछ अपना फेवरेट जंक फूड बनाकर खा लूं। इससे क्या होगा? हम उसको सिर्फ डाइवर्ट कर देंगे, हमने मैनेज तो किया ही नहीं। ट्रैफिक तो वहीं का वहीं है, हमने मैनेज करना है ना, तो डाइवर्ट नहीं करना। क्या करना? उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कईयों को टोटल साइलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता है उसमें खुद की आवाज सुनाई देती है, दिखता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो भागना नहीं है, खुद से फेस करके ट्रांसफॉर्म करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अंदर ये चल रहा है कि पता नहीं मेरी मीटिंग कैसी होगी, पता नहीं आज की इंटरव्यू क्लियर होगी कि नहीं, या एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। डर में क्या हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और हमारे गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब ऐसी स्थिति में मन बहुत हलचल में है, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, तो सबसे पहले क्या करना है? 1 मिनट का साइलेंस लेके अपने से कहें, विड्रॉ करें। अपने से क्या बात करें? मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मुझे शांत और स्टेबल रहकर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्म करना है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं बहुत पावरफुल और पीसफुल सोल हूँ। ये थॉट से क्या होगा? हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। काम तो वही है, काम पहले भी करना था, काम अब भी करना है, लेकिन क्या हो जाएगा? अब जब मैंने 1 मिनट निकाल कर पहले अपनी मन की स्थिति को शक्तिशाली कर लिया, तो मेरी एफिशिएंसी, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो 1 मिनट का साइलेंस लेके बीच बीच में मन को गाइड करें। 1 मिनट के लिए रुक के देखना है कि आई एम अ पीसफुल सोल से कहीं हम वरीड, अपसेट, स्ट्रेस्ड, एंशियस, पीसलेस तो नहीं बन गए हैं ना? बन गए हैं तो वापस लेके आना है, क्योंकि मेडिटेशन सिर्फ 1-2 दिन की या 7 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का ढंग है। आप देखेंगे जितना जितना स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन हम करते जाएंगे, तो आत्मा की सोई हुई शक्तियां जागती जाएंगी, और जितना सोल पावर मेरी बढ़ेगी, हमारे ऊपर सिचुएशंस और लोगों का बिहेवियर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई विल ऑटोमेटिकली रिमेन अनटच्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल। अभी देखो क्या हो रहा है कि जैसी सिचुएशन होती है वैसी हमारी मन की स्थिति हो जाती है। हम कहते हैं बात ही ठीक नहीं थी, तो बुरा तो लगना ही था ना। इसका मतलब अभी परिस्थिति हम पर हावी हो रही है। वी आर अटैच्ड टू पीपल, अटैच्ड टू सिचुएशन। लेकिन बात मुश्किल थी, फिर भी हम स्टेबल रहे। स्टेबल रहकर अपने मन को गाइड किया, परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट किया,
और फिर उस बात से डील किया। बिहेवियर उनका गलत था, लेकिन हम स्टेबल रहे और स्टेबल रहकर अपनी शक्ति को बढ़ाकर रिएक्ट करने की जगह हमने रिस्पॉन्ड किया। इसको कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट शक्ति है, पावर है। डिटैचमेंट कमजोरी नहीं है। और डिटैचमेंट क्या करेगी? मेरे अंदर डिविनिटी को इमर्ज करेगी। दुनिया में ना डिटैचमेंट को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं इसको लेकर। कई तो कहते हैं डिटैचमेंट तो बहुत रिस्की है, स्पिरिचुअलिटी में जाना ही नहीं चाहिए, सब घर बार छुड़वा देंगे। सुने आपने ऐसा कभी? हाँ, बहुत कॉमन विचार है ये। ऐसे ही कहते हैं। पता है, जब मैं भी आज से 11 इयर्स बैक व्हेन आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी, तो उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में थी और करियर ऐसा रहा बाय गॉड्स ग्रेस कि एकेडमिकली बचपन से ही मैं टॉपर रही, है ना, हर चीज़ में टॉपर रही। और जो भी मेरा सपना था साइंटिफिक फील्ड में जो परस्यू करने का, उसमें भी बहुत हायर रैंक्स यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो जब मुझे ये नॉलेज मिली 11 इयर्स बैक और जब मैंने उस एज में इसको फॉलो करना शुरू किया, मेडिटेशन प्रैक्टिस, मुझे अभी भी याद है मैं अपनी रिसर्च लैब में हर 1 घंटे के बाद अलार्म लगाती थी कि एक्सपेरिमेंट रन हो रहा है, लेकिन अभी वो बस बीप बजता था एंड आई न्यू कि अभी मुझे वॉक करते-करते 1 मिनट का ये ट्रैफिक कंट्रोल प्रैक्टिस करना है। तो मुझे याद है सबसे ज़्यादा कंसर्न जो मेरे सबका आस-पास होता था ना, उनका होता था, "अरे! तुम दुनिया छोड़ दोगी फिर? हाँ, घर-बार छोड़ दोगी, चली जाओगी कहीं पे।" तो हम डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअलिटी को ये समझ लेते हैं। लेकिन डिटैचमेंट एक्चुअली में ये नहीं है। क्या होती है डिटैचमेंट? क्या लगता है आपको? हुँ? एनी आइडिया? डिटैचमेंट का मतलब होता है अभी जो नेगेटिविटी है आसपास, उससे डिटैच होना। ना तो सामने वालों की नेगेटिविटी को कंज़्यूम करना और ना तो अपनी नेगेटिविटी को अपने पे हावी कर लेना। डिटैच होना, अलग होकर देखना कि इट्स ओके। ये पुराने स्वभाव संस्कार आ रहे हैं, मेरे भी पुराने हैं, उनके भी पुराने हैं। लेकिन प्रेज़ेंट ट्रुथ क्या है कि वो आत्मा भी बहुत पीसफुल, बहुत प्योर डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी है और मैं भी ऐसी हूँ। जब हम ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली जो नेगेटिविटी अभी है, हम उसको कंज्यूम करने से बच जाते हैं एंड हेंस सिचुएशन में रिएक्ट करने की जगह बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। यस शोभा सिस्टर, एग्जैक्टली लाइक अ लोटस फ्लावर, कीचड़ में रहकर भी न्यारा और प्यारा। ठीक है, समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? रोज सुबह मेडिटेशन और फिर उसके बाद हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करने से हम बहुत आसानी से इस पावर को अपने अंदर इमर्ज कर पाएंगे। पावर टू विड्रॉ और पावर टू डिटैच मतलब साक्षी होकर जीवन जीना, डिटैच्ड फ्रॉम स्टोरी एंड को एक्टर्स। इससे क्या होगा? हमने जो पहले दिन डिस्कस किया था, हमारी बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, ऑटोमेटिकली हमारी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना हमें इस शक्ति से आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्टेज पे एक परफॉर्मेंस चल रही है, एक स्टेज शो चल रहा है और एक एक्टर को अपनी लाइंस भूल गई, तो को एक्टर को क्या करना चाहिए? को एक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो अपना स्क्रिप्ट याद रखे, अपनी लाइंस को राइट बोले और अपनी राइट लाइंस बोलते हुए सामने वाले को भी एक क्यू दे कि तुम्हें क्या लाइंस बोलनी है। इजंट इट? ऐसा तो नहीं कि वो सामने वाला लाइंस भूला तो हम भी अपनी लाइंस भूल जाएं, है ना? अब इसको लाइफ में कर लो। लाइफ में कैसे? हम घर पे बैठे हैं, अचानक किसी के मूड को पता नहीं क्या हो गया, सामने वाला गुस्सा करने लग गया, चिड़चिड़ा बिहेव करने लग गया। 1 मिनट के लिए विथड्रॉ करो, खुद को याद दिलाओ, ये मेरा को एक्टर अपनी लाइन्स भूल गया। मुझे क्या करना है? अपनी लाइन्स याद रखनी है, बहुत अच्छे से बात करनी है, बहुत पीसफुल रहना है। उससे क्या होगा? उसको भी याद आ जाएगा कि वो ओरिजिनली कौन है। पता है गड़बड़ ज़्यादा कब हो जाती है? जब वो तो लाइन भूलते ही हैं, उनको देखकर हम भी भूल जाते हैं और हमको देखकर आस-पास वाले 4 भी भूल जाते हैं और पूरा ही chaos हो जाता है। तो ये पावर टू विथड्रॉ मीन्स साक्षी, दृष्टा। 1 मिनट के लिए विथड्रॉ,
1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना स्टिलनेस में एंड फिर रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। ठीक है? इज इट क्लियर? जब पावर टू विड्रॉ हमारे अंदर इमर्ज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? ऑटोमैटिकली हमारे अंदर दूसरी शक्ति इमर्ज होगी, जिसको कहते हैं पावर टू पैक अप और पावर टू लेट गो। इसका क्या मतलब है? पावर टू पैक अप मीन्स अबिलिटी टू पुट अ फुल स्टॉप टू वेस्ट थिंकिंग। वेस्ट थिंकिंग को फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार हम जब बहुत ओवर एग्जॉस्टेड होते हैं ना, बहुत ज्यादा इरिटेशन में होते हैं, तो क्या हो जाता है? हम बहुत हिस्टोरिकल हो जाते हैं। एक इंग्लिश का वर्ड होता है हिस्टेरिकल, लेकिन हिस्टेरिकल नहीं। हम जब बहुत ओवरवर्क्ड होते हैं ना, हम हिस्टोरिकल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हिस्टोरिकल? उस टाइम पे आपने नोटिस किया, हम ऐसे याद करते हैं, आपने ना 5 साल पहले मुझे ये कहा था, अभी तक मुझे दर्द होता है। आपको पता है, आपने उस दिन सबके सामने मुझे ये बोल दिया, आज तक वो बात मेरे अंदर से जा नहीं रही है ना? पिछले साल आप एनिवर्सरी भूल गए थे, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तो क्या हो जाता है, हमें सारी पिछली बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, है ना? अब अगर हम इस तरह पुरानी बातों को पकड़-पकड़ कर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत रिस्की है। इससे किसी भी टाइम पर मेरी कोई भी इमोशन ट्रिगर हो सकती है। ये दोनों जो पावर्स है ना, पहली और दूसरी, पावर टू विड्रॉ एंड पावर टू पैकअप, ये दोनों हमारी स्पिरिचुअल ग्रामर हैं। कॉमा और फुल स्टॉप। पावर टू विड्रॉ मतलब सारा दिन हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट कॉमा लगाते जाना। पॉज, साइलेंस, स्टिलनेस, कम बैक टू वर्क। और फुल स्टॉप मतलब पावर टू पैकअप। पुरानी बातें जो हो गई, बीत गई, अब उनकी पेन को बार बार होल्ड ऑन करके नहीं रखना। तो सारा दिन हमें ये कॉमा और फुल स्टॉप को यूज करना है। देखो, अगर आपको कहीं ट्रैवल करने जाना हो, तो पैकिंग करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे? क्या आप सारा घर का सामान उठा के पैक करके साथ में ले जाएंगे? हाँ, क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? सारा सामान तो नहीं लेके जाएंगे ना? We say travel light for a comfortable journey, travel light for a happy journey। ऐसे ही बहुत सारी बातें जो हमने यहाँ पकड़ के रखी हुई हैं, पुरानी हैं, शायद याद भी नहीं है, शायद इमीडिएटली सोचें तो याद भी नहीं आएंगी, लेकिन सूक्ष्म में आत्मा ने वो बातें पकड़ के रखी हुई हैं। जितनी बातें हम पकड़ के रखेंगे ना, सोल बहुत भारी हो जाएगी, बहुत भारीपन फील होगा मुझे। अगर हमें लाइट रहना है, हमेशा खुश रहना है, पावरफुल फील करना है, तो हमें सारी बातों को यहाँ से साफ करना है। ठीक है? तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अब कैसे साफ करेंगे? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम्म? एक एग्जाम्पल लेते हैं। परिवार वालों के साथ पास्ट में कोई पेनफुल बात हो जाती है, तो दूसरों को हम बहुत प्यार से राय देते हैं। क्या कहते हैं? अरे मूव ऑन, क्या बड़ी बात है, फिर क्या हो गया, भूल जाओ ना, अपने ही तो हैं। लेकिन जब अपने साथ वो बात होती है, तो खुद को क्या कहते हैं? अरे, इतनी बड़ी बात थी, हाउ कैन आई मूव ऑन? दूसरों को कहते हैं मूव ऑन ना, अपने को कहते हैं हाउ कैन आई मूव ऑन? सामने वाली कमजोर आत्मा ने कुछ कह दिया, कब तक पकड़ के रखेंगे? हम्म? आप बताओ, जब सामने वाली आत्मा ने रिएक्ट किया, मुझे कुछ कहा, तब वो आत्मा शक्तिशाली है कि कमजोर है? कमजोर है ना, अपनी ओरिजिनल स्टेट से डिविएटेड है, उसको याद ही नहीं है कि ओरिजिनल नेचर उसकी शांति और शक्ति है, इसीलिए तो वैसे रिएक्ट कर रही है ना। तो सामने वाली कमजोर आत्मा ने बोल दिया कुछ, कब तक पकड़ के रखेंगे? हम्म? कोई फिजिकली बीमार होता है, किसी को बुखार होता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, और उस टाइम पे वो चिड़चिड़ा होता है, तो हम कितने आराम से कह देते हैं ना, अरे छोड़ो, इनकी बात को दिल पे नहीं लेना, आज ना ये बीमार है, बोल देते हैं ना। तो हमें फिजिकल इन्फेक्शन नजर आती है, लेकिन इमोशनल इन्फेक्शन नहीं नजर आती। सो नेक्स्ट टाइम आपके ऑफिस में, आपके घर में कोई गुस्सा कर दे, थोड़ा रूडली बात कर ले, बस प्यार से पॉज करके अपने आप को अंदर याद दिलाना, कोई बात नहीं, बीमार है, इट्स ओके। तो मुझे क्या करना है? मुझे पहले तो अपना ध्यान रखना है, और फिर उनको भी ब्लेसिंग्स और पावर्स रेडिएट करनी है। उन बातों को पकड़ पकड़ के अंदर इकट्ठे नहीं कर लेना।
देखो, घर का कचरा हम रोज बाहर फेंकते हैं ना, ऐसे तो नहीं करते कि एक हफ्ते बाद इकट्ठी सफाई कर लेंगे। घर में एक ही जगह एक कोने में लगाई जाते हैं सारे कचरे को, ऐसा तो नहीं करते ना। साथ साथ बाहर फेंकते हैं। क्यों बाहर फेंकते हैं? क्योंकि एक दिन भी अगर घर में कचरे को रखा तो फाउल स्मेल आएगी। और ये बातें जो मन के किसी कोने में पकड़ी हैं, उनका इफेक्ट सब रिश्तों पे पड़ता है मेरे, क्योंकि मेरी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं अंदर से। शुरुआत कैसे होती है? हम छोटी-सी बात से हर्ट होते हैं और अगर अपने आप से बात करके उसी टाइम अपनी हीलिंग नहीं की, तो थोड़े समय बाद वो जो हर्ट की फीलिंग है ना, वो गुस्से में बदल जाती है, फिर नफ़रत में और फिर बदले की भावना में। इसको चाहे हम ग्लोबल लेवल पे देखें या पर्सनल लेवल पे देखें। एक बार कई साल पहले का इंसिडेंट याद आता है कि पेशावर स्कूल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था कुछ साल पहले। तो वहाँ मीडिया में दिखा रहे थे न्यूज़ में, तो एक 8-9 साल का बच्चा जिसने अपने सामने जो आई विटनेस था उस टेरर अटैक का और जिसने अपने क्लासमेट्स को, छोटे-छोटे बच्चों को मरते देखा था उस टेरर अटैक में, तो जब उस बच्चे से पूछा गया कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं इस समय, तो वो बच्चा बहुत रोकर और चिल्लाकर कह रहा था, "जब मैं बड़ा होऊँगा ना, मैं सबको तबाह कर दूँगा। जब मैं बड़ा होऊँगा ना, मैं सबको तबाह कर दूँगा।" वो बच्चा आज पेन में है। अगर किसी ने आज उस बच्चे की हीलिंग नहीं की, तो धीरे-धीरे आप देख सकते हो ना कि वो इनोसेंट बच्चा बड़ा होके क्या बन जाएगा। और ऐसे ही तो बनते हैं। तो मुझे अपने आप को समझाना है कि मुझे इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना। फिजिकल वुंड की हीलिंग कैसे होती है? कैसे होती है फिजिकल वुंड की हीलिंग? मान लो मुझे कोई चोट लग गई, हुँ? यहाँ पे कोई ज़ख्म हो गया मेरी बाजू पर। अब फिजिकल वुंड की हीलिंग कैसे होगी? बार-बार ध्यान वहाँ जाएगा, ख़ारिश होगी, इचिंग करने का मन करेगा, लेकिन हमें समझाया जाता है। डॉक्टर राजेश, आप समझाते होंगे ना? क्या समझाते हैं? हाथ नहीं लगाना, उसको छोड़ दो, तो वो खुद हील होता रहता है ना? उसकी ड्रेसिंग करेंगे लेकिन बार-बार हाथ नहीं लगाएँगे, उसको बार-बार इचिंग नहीं करना। कहेंगे जितना आप कम टच करोगे, खुद हील हो जाएगा। ऐसे ही मन में पेनफुल बातों को बार-बार, बार-बार याद करना, रिपीट करना मतलब उनको हाथ लगाना, अपने को कहना हो गया, लेट गो, पास्ट से सीख के अब मुझे आगे बढ़ना है। पास्ट के दर्द में आज बैठे रहेंगे तो फ्यूचर पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मेरे हाथ में है। देखो, इस दर्द को पकड़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? मेरा ही होता है, क्योंकि पॉइज़न मैंने पिया, तो सबसे ज़्यादा डैमेज किसका होगा? ऑफ़ कोर्स मेरा होगा। इसलिए आई नीड टू टेक केयर के साथ-साथ फुल स्टॉप लगाते जाना है। जो बातें वेस्ट हैं, पकड़-पकड़ कर वो कचरा अपने मन के किसी कोने में इकट्ठा नहीं करना है। दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। चलो अब देखते हैं किस-किस बात को लेट गो करना है। पहली चीज़ हमने समझ ली, पास्ट को लेट गो करना है। तो पास्ट की बहुत सारी बातें होती हैं, बचपन से कुछ पेनफुल मेमोरीज़, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं अभी भी चित पे। हमें लगता है वो तो हुआ था ना मेरे साथ, कितना गलत हुआ था, मुझे कितना दर्द हुआ था। इट्स ओके, गलत हुआ था, लेकिन मैं उस पेन को होल्ड ऑन करके नहीं रख सकता। अब हीलिंग के लिए क्या करना होगा? उस बात को फिर से रिविज़िट करना होगा, लेकिन डिटैच होके। समझाने की खुद को कोशिश करनी होगी कि उस दिन उन्होंने जो किया था ना, वो क्यों किया होगा? उनके नज़रिए से देखना, समझना होगा। तो पास्ट की बातें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेट गो करने के लिए, कि जो हुआ, मेरा कार्मिक अकाउंट था। कल हमने कार्मिक अकाउंट्स को समझा ना? जो उन्होंने किया मेरे साथ हिसाब-किताब था, या तो फिर मुझे जीवन में कुछ सिखाने के लिए वो आया था कि मैं और ग्रो करूँ और इवॉल्व करूँ और मेरा असेंशन में आगे जाऊँ। तो उस दिन उनका मूड वैसा था, उनकी बुद्धि की समझ वैसी थी, उनका पुराना संस्कार वैसा था, इसलिए उन्होंने कर दिया। अपनी काउंसलिंग करें, अपने आप को समझाएँ जिस तरह औरों को समझाते हैं। तो मेडिटेशन का क्या मतलब है?
सेल्फ काउंसलिंग करना, सेल्फ हीलिंग करना। औरों को कितने प्यार से हम समझाते हैं ना, छोड़ दो ना, भूल जाओ ना, पुरानी बात है, जाओ खत्म करो। जैसे दूसरों को समझाते हैं ना, ऐसे ही खुद को समझाना है। रिमेंबर, व्हेन वी फॉरगिव वी हील, एंड व्हेन वी लेट गो वी ग्रो। तो मेडिटेशन फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी लेट गो करने में हमें बहुत मदद करती है, क्योंकि जितना आत्मा परमात्मा से शक्ति अपने अंदर भरती है, जो बातें बड़ी लगा करती थी, अब वो बातें बातें छोटी लगने लगती हैं। दूसरी चीज किसको लेट गो करना है? अपनी गिल्ट को। लेट गो ऑफ द गिल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कल दिखाया था ना, अलग अलग फीलिंग्स की क्या क्या वाइब्रेशन क्रिएट होती है उनसे। तो इसी तरह गिल्ट उसमें बहुत नीचे था, गिल्ट और शेम। इससे क्या होता है शोभा सिस्टर, हम एंड में ये क्वेश्चन जरूर लेंगे। आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट एट द एंड, ओके? प्लीज रिमाइंड मी। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने कल समझा गिल्ट और शेम कितनी लो फ्रीक्वेंसी, कितनी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है ना। तो क्या हो जाता है, कुछ चीजें हमारे से जिंदगी में गलत हो जाती हैं, एंड वो गलती के लिए हम गिल्ट पकड़ के रखते हैं। मेरे से ऐसे हुआ कैसे, मैंने तो ऐसे किया कैसे, मैं इतना समझदार होके भी ये गलती कर गया, फेलियर मेरे जीवन में आ कैसे गया। हमसे फेलियर ही जो है ना बर्दाश्त नहीं होता, हमसे गलती एक्सेप्ट नहीं होती हमारी, या मेरी वजह से किसी और का मान लो ना चाहते हुए भी नुकसान हो गया। तो ये गिल्ट भी हमारी सोल पावर को डिप्लीट करती है। अब इसको लेट को कैसे करेंगे? इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मेरी इंटेंशन अच्छी थी, गलती हो गई, इट्स ओके, लेकिन इट्स पास्ट। मैं अपने आप को अपनी गलती से डिफाइन नहीं करता। अब मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा, मैंने लेसन सीख लिया। लेकिन लेट गो, डू नॉट होल्ड ऑन टू दैट गिल्ट, क्योंकि गिल्ट पकड़ के रखेंगे ना तो शक्ति कम होगी, और जितना शक्ति कम होगी उतना गलती आगे भी होने के चांसेस बढ़ेंगे। थर्ड बात जो आती है वो है लेट गो ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। देखो, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पकड़ के रखते हैं आसपास के लोगों से, स्पेशली फ्रेंड्स और फैमिली से, कि वो हमारे साथ ऐसे ऐसे होने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस पता है क्या है? इमेजेस हैं जो हम क्रिएट कर लेते हैं कि मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरा कोलीग ऐसा होना चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए। ये मेंटल इमेजेस हैं जो हमने यहाँ क्रिएट करनी है कि हम कैसा चाहते हैं कि लोग कैसे होने चाहिए। और क्या हो जाता है, जब हम वो इमेजेस पकड़ के रखते हैं तो हम उनको, वो जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर टाइम कंपेयर करते हैं कि तुम मेरी मेंटल इमेज से तो मैच ही नहीं करते, और फिर हमें दुख होता है। तो इसीलिए लोगों को प्यार में एम्ब्रेस करें, जिस तरह वो हैं उस तरह। हाँ, हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें एक दूसरे की कौन सी बातों से प्रॉब्लम होती है, हम इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस मन ही मन में रख के खुद को दुख देते रहना, इट इज लाइक खुद को खुद ही प्रिजन में बांध के रखना। एंड फोर्थ एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लेट गो ऑफ द अटैचमेंट टू बीइंग राइट ऑलवेज। सबसे लास्ट लेकिन बहुत सूक्ष्म, लेट गो ऑफ द अटैचमेंट कि हर बार मैं ही सही हूँ, हर बार मेरी ही बात, मेरी ही राय सही है, मुझे ही सबसे ज्यादा समझ है। भले सही है, भले अच्छा है, लेकिन अगर आपकी अपनी राय के साथ, अपने आइडिया के साथ भी अटैचमेंट होगी ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरे की राय को एकदम डिटैच होकर समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने आइडिया से इतना अटैच्ड हैं। इसीलिए लेट गो करने में ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है? So I let go to be free. I am letting go to liberate myself, to lighten myself. मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ let go, उनके लिए नहीं कर रहा। ये समझना बहुत जरूरी है। जीवन ऐसा जिए कि कोई भी क्षण आए जो हमारा आखिरी क्षण हो, है ना? जब मैं आत्मा ये कॉस्ट्यूम छोड़ दूं, मुझे तो नहीं पता कब वो टाइम आने वाला है, लेकिन आत्मा लाइट आगे जाए, उसने कोई बातें ना पकड़ के रखी हो। क्योंकि अगर ये कॉस्ट्यूम छोड़ते टाइम पिछली बातें रिजॉल्व नहीं की और मैं आत्मा वो गांठें अपने साथ ही ले गई, तो नेक्स्ट बर्थ में फिर से वो कार्मिक अकाउंट्स और ज्यादा कड़े हो जाएंगे, और तब तो हीलिंग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कारण ही नहीं पता होगा।
इसीलिए जब कारण पता है, अभी हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डाइंग। एंड जिसने आर्ट ऑफ डाइंग सीख लिया ना, उसको आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप ही आ जाता है। ठीक है? तो हमारी नेक्स्ट पावर जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है पावर टू टॉलरेट। तो पहली दो पावर्स जो हमने डिस्कस की, वो अपने इनर वर्ल्ड को मैनेज करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। और जो नेक्स्ट टू पावर्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो ये पावर है पावर टू टॉलरेट विद डिग्निटी। मतलब my ability to respond to external and internal events positively yet not be affected by them. Tolerance जो है ना, one of the most important powers है। It is very crucial for harmonizing relationships. संबंधों में मधुरता लाने के लिए इस शक्ति का होना बहुत जरूरी है। Many people say, I can't tolerate this. Tolerate करना तो बड़ा मुश्किल है। There is a limit for it. हम कितनी बार सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे? हम बस सारी जिंदगी सहन ही थोड़ी ना करते रहेंगे। और अगर हम ऐसे ही सहन करते रहेंगे, तो दूसरे हमारा फायदा उठाते रहेंगे। ऐसा लगता है ना हमें? और फिर ऐसे करते करते क्या होगा? फाइनली हम एक दिन बीमार हो जाएंगे, फिजिकली, मेंटली या इमोशनली। ऐसा लगता है हमें। ये हमारी धारणा है टॉलरेंस के बारे में। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी में क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जब आपने कुछ टॉलरेट किया? बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप कुछ नहीं बोले, आपने चुप करके सहन कर लिया। ऐसी कोई बात है? कभी ना कभी तो जरूर हुई होगी ना लाइफ में ऐसी कोई बात, है ना? हुई ना? आई एम श्योर हुई होगी। वी ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड सच इंसिडेंट एट लीस्ट वन टाइम, राइट? बताओ, क्या लगता है रिकॉल करके? है ना? अमिता जी ने लिखा है यस। किया है ना सहन हम सब ने। प्रवीण जी ने लिखा यस। है ना? हम सब ने टॉलरेट किया है, हम सब ने सहन किया है कभी ना कभी। शोभा सिस्टर ने भी लिखा यस। तो हमें कोई ना कोई वो इंसिडेंट हमारी जिंदगी का जरूर याद है जब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। देखो, डॉक्टर राजेश जी ने लिखा है व्हेन आई वाज स्कोल्डेड विदाउट एनी रीजन बाय माय टीचर ड्यूरिंग मास्टर्स। है ना? तो उस टाइम पेन हुआ, तकलीफ हुई, गलत लगा, लेकिन हमने चुप करके सहन कर लिया। है ना? तो ऐसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब जो मैं कहने जा रही हूँ शायद आप सबको थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर इसको ध्यान से सुनना। आपको पता है, सच में अगर हमने टॉलरेट किया होता ना, तो आपको आज वो बात याद ही नहीं होती। अगर हम कहें कि आपने सच में उस बात को सहन किया होता, तो आज आपको वो इंसिडेंट, वो पेन याद नहीं होती। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो हमें लगता है हमने बहुत सहन किया, हमने बहुत बार किया, कब तक हम ही करते रहेंगे। ये ना, हम टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे, एक्चुअली हम सप्रेशन की बात कर रहे हैं। टॉलरेंस और सप्रेशन में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। और अक्सर हम दुनिया में जब टॉलरेंस कहते हैं ना, हमारा मतलब होता है सप्रेशन, लेकिन हम वर्ड यूज करते हैं टॉलरेंस। इफ यू रियली टॉलरेटेड इट, यू विल नेवर रिमेंबर इट। दैट्स व्हाट टॉलरेंस मीन्स इन ट्रू सेंस। जब हम कहते हैं मैंने इतने सालों से इनका बिहेवियर सहन किया, दैट मीन्स मैंने बाहर से सहन किया, अंदर से नहीं किया। मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली, मैं वैसे ही करती रही जैसे उन्होंने कहा, बट एक्चुअली मैंने सहन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो एक एक इम्प्रेशन रिकॉर्डेड है। डिस्कम्फर्ट का, मजबूरी का, दर्द का। मजबूरी से हम चल रहे हैं, कह नहीं पाते, इसीलिए चुप हो जाते हैं। कहीं नौकरी खोने का डर है, कहीं डांट पड़ने का डर है, कहीं घर से निकाले जाने का डर है, इसीलिए चुप है। रिश्तों में गांठें ना आ जाएं, इसीलिए चुप हैं। बाहर से चुप हैं बस, लेकिन मन बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत सालों से बोल रहा है। मतलब अंदर से दुखी हैं। टॉलरेंस और सप्रेशन में
मेजर डिफरेंस ये है कि टॉलरेंस नेवर कम्स विद पेन, इट इज कंप्लीटली पेनलेस, suppression is painful. So what we talk about, something having a limit, something where other can take advantage of us, something जहां पर ultimately eventually हमें कोई disease हो सकती है, वो suppression में होता है। आप अपनी जिंदगी में कितनी बार भी टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर टॉलरेंस है ना वो ट्रू सेंस में, तो हमें वो बात याद नहीं रहेगी। हम पता है क्या कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कर लिया। दूसरे हमें कहेंगे कि अरे तुमने इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर ली, लेकिन हमारा रिप्लाई क्या होगा, अरे ये क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था, तो छोटी सी बात थी। दिस इज द मैजिक ऑफ टॉलरेंस, कि यू विल नेवर नो दैट यू आर टॉलरेटिंग। लेकिन अब ये आएगा कैसे, जो हमने पहले डिस्कस किया, खुद को फोर्स करने से नहीं आएगा, जबरदस्ती पुश करने से नहीं आएगा, अपनी स्पिरिचुअल मसल्स को बिल्ड करने से आएगा। देखो कोई बहुत मसल्स बिल्ड कर लेता है, तो बड़ा वेट भी आराम से लिफ्ट कर सकता है, उसको वो उठाने में दर्द नहीं होती। और जिसने मसल्स बिल्ड नहीं किए, मैं जाके वेट लिफ्टिंग करूं तो क्या हो जाएगा, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, पेन होगी, है ना। तो इसीलिए बातों का वेट हम आराम से लिफ्ट कर सकें, बहुत ईजिली लिफ्ट कर सकें, पेनलेसली लिफ्ट कर सकें, उसके लिए मुझे मेरी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, मुझ आत्मा की शक्ति को जागृत करना है। और वो कैसे होगी, मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से। ठीक है, समझ में आया। Yes, Shobha sister, we suppressed it in ourselves instead of letting go. तो हमें लगता है कि हमने टॉलरेट किया, बट एक्चुअली वो हमने क्या किया है, वो सप्रेस किया है। ठीक है, तो आई एम ओरिजिनली वेरी पावरफुल। आत्मा के अंदर एक्चुअली इतनी पावर है कि वो कोई भी बात और किसी से भी आई हुई बात को सहन करने की शक्ति रखती है, अगर हम उस शक्ति को इमर्ज करें और सारा दिन में यूज करते जाएं। सहन शक्ति का प्रतीक वृक्ष दिखाते हैं। वृक्ष देखो हर प्रकार के सीजन का प्रभाव सहन करते हुए हमेशा सुख देता है। पत्थर सहन करते हुए भी क्या देता है, फल देता है। आजकल हमारी सहन करने की शक्ति ना थोड़ी घटी हुई है। छोटी छोटी बातें हमें बुरा लगती है, हम कहते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। बात का साइज ही नहीं है आजकल तो हमें बात बुरा लगने के लिए। आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, व्हाट्सएप पे डबल टिक हो गया, ब्लू टिक हो गया, आपने देख लिया, फिर भी आपने रिप्लाई नहीं किया, मैं उदास, मैं हर्ट हो गई, है ना। होता है ना ऐसा, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी। और फिर वेस्ट थॉट्स चलने लगते हैं। तो क्या करना है, क्या समझाना है अब अपने आप को, अपने आप को ये समझाना है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं किसी के कैसे भी व्यवहार को प्यार से सहन कर सकती हूँ। देखो एक माँ होती है, वो बच्चे का कितना कुछ सहन करती है, उसको मेहनत लगती है, नहीं लगती ना, क्योंकि वहां मोहब्बत है। तो परमात्मा कहते हैं जहां मोहब्बत है ना, वहां मेहनत नहीं लगती। तो सहन कैसे करना है, बहुत प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, अफेक्शन से, फिर मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन हम दूसरों की बातें, दूसरों की जो कमजोरियां हैं, उनको प्यार से कब सहन कर पाएंगे, उनको जज किए बिना, खुद डिस्टर्ब हुए बिना, कब उस सीन को मैनेज कर पाएंगे, जब पहले वी नो हाउ टू बी वेरी काइंड टू आवर सेल्स। औरों को सहन करने से पहले हमें अपने आप को टॉलरेट करना पड़ेगा। शीतल सिस्टर, इस क्वेश्चन को हम एंड में अच्छे से डिस्कस करते हैं, ओके। शोभा सिस्टर ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, आप एंड में रिमाइंड करवाना, वी विल श्योरली डिस्कस इस सेशन के बाद। तो औरों को सहन करने से पहले हमें अपने आप के पुराने संस्कारों को टॉलरेट करना पड़ेगा। कभी कभी हम अपने आप के लिए ना बहुत हार्श हो जाते हैं, अपनी हर बात के लिए खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी गलतियां बहुत ढूंढते हैं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी मेडिटेशन कोर्स सीखा, अब आप अगर ये सोचो 7-8 दिन का कोर्स हुआ, 9वें दिन से ही मैं आत्मा कंप्लीट शांत होनी चाहिए, और अगर एक बार भी गुस्सा आया मतलब मुझे मेडिटेशन करना आता ही नहीं है, इज इट द राइट वे टू डू, हाँ ऐसे करेंगे, दिस इज नॉट द राइट वे टू डील विद आवरसेल्व्स। देखो छोटे से बच्चे को ए लिखना सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं,
कितनी बार उसका हाथ पकड़ के ए फॉर एप्पल एक ही बात, कितने-कितने पेजेस भरता है वो बच्चा, है ना? और फिर एक दिन क्या होता है, वो बच्चा ए क्या ए टू ज़ी सारा कुछ लिख लेता है, सेंटेंसेस बनाने शुरू कर देता है, एस्से लिखता है और फिर बड़ी-बड़ी किताबें भी लिख देता है। होता है ना? लेकिन कैसा होता है? क्योंकि टॉलरेंस रखी। ऐसे ही बी वेरी जेंटल टू योरसेल्फ, वेरी काइंड टू योरसेल्फ। खुद को समय देना है परिवर्तन होने के लिए। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, हम औरों से प्यार नहीं कर सकते। जब तक हम खुद को नर्चर नहीं करेंगे, हम औरों को नर्चर कर ही नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीट योर ओन माइंड लाइक योर चाइल्ड। उसकी मदर बनो, अपने मन की माँ बनो, उसकी हर बात को समझो, अंडरस्टैंड करो, नर्चर करो खुद को, अपने साथ बहुत कंपैशनेट हो। जो खुद की माँ बनेंगे, वो इस जगत की माँ बनेंगे, which means a soul who loves itself will be able to radiate the vibration of unconditional love. इमोशनल इन्फेक्शन से सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है। अपने से प्यार करते हैं ना, मतलब क्या कोविड में क्या करते थे? क्या करते थे अपने लिए? आसपास खतरा है तो मास्क पहन के रखते थे, कहीं भी जाते थे, घर पे भी रहते थे, आसपास लोग हैं, मास्क साथ में। क्यों? क्योंकि प्यार मतलब उसकी देखभाल करना, प्रोटेक्शन करना। तो आजकल कितना इमोशनल इन्फेक्शन है हर तरफ। सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी है, मतलब सबसे पहले न्यारा बनना है उस सिचुएशन से, फिर प्यारा बनना है ना? सामने वाला क्रोध अग्नि में जल रहा है, तो सेफ्टी रूल क्या है? प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। वो बीमार है, वो ईंट मार रहे हैं, दुनिया में क्या कहते हैं? कोई ईंट मारे, ईंट का जवाब दो पत्थर से, बोलते हैं ना? अब हमने कार्मिक अकाउंट्स में कल समझा, वो ईंट मार के किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं, है ना? और अगर ईंट का जवाब मैंने पत्थर से दिया, तो क्या होगा? भविष्य में वो पत्थर कभी ना कभी फिर मुझे वापस मिलेगा। तो मुझे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, उनके लिए नहीं, अपने लिए नहीं देना। क्योंकि पता है क्या हो जाता है? एक बार हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की हैबिट बन गई ना, तो हैबिट बनने के बाद हमें समझ में नहीं आता हम पत्थर अब किसको मार रहे हैं। वो दिखेगा नहीं, ये ऑफिस में जो मेरा कोलीग नहीं है, ये तो मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं, वो पत्थर घर पे भी बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि संस्कार बन जाता है ना, राइट? तो फिर हम वही सारा स्ट्रेस घर पे ले आते हैं, वही झगड़े काम के घर पे ले आते हैं। इसीलिए बाद में क्या होता है? गिल्ट होता है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ व्हाई हम पत्थर ना मार के उनको बढ़ावा नहीं दे रहे, बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये समझना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? न्यारा, उनकी नेगेटिविटी से टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और फिर प्यारा बनना है उनके प्रति। फोर्थ पावर है पावर टू एक्सेप्ट या पावर टू एकोमोडेट, मतलब अबिलिटी टू एक्सपैंड एंड एक्सेप्ट द प्रेजेंस और आइडियाज ऑफ अदर्स। इसको हम समाने की शक्ति कहते हैं। इसका यादगार क्या है? इसका यादगार दिखाते हैं सागर। देखो, चाहे कोई भी नदी हो, सागर अपने में समा लेता है, सब कुछ स्वीकार कर लेता है, लेकिन बड़ा समझदार है। जो चीज लगता है मेरे काम की नहीं है, योग्य नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। ऐसे ही करता है ना? तो हमें सुनना, देखना जरूर है, लेकिन जो चीज से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उसको बुद्धि से किनारा कर देना है। यहाँ वेस्ट बातों को पकड़ के नहीं बैठना, किसी ने कुछ भी सुनाया तो बस मैं उसी का चिंतन करी जा रहा हूं। ये दोनों शक्तियां, सहन करना और समाना, हमारे रिलेशनशिप्स को हील करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो हमें फोकस करना है सॉल्यूशन पे। एक्सेप्ट करना मीन्स हम स्टेबल रहते हैं और उस बात का चिंतन नहीं करते। वी एक्सेप्ट, ये बात अभी ऐसी है, दिस इज हाउ इट इज। हम नेक्स्ट पल ये चिंतन करते हैं कि अब क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन नाउ। तो समस्या का चिंतन नहीं, समस्या की चिंता नहीं करनी, समाधान का चिंतन करना है। प्रॉब्लम की चिंता नहीं करनी, सॉल्यूशन का चिंतन करना है। जितना ज़्यादा हम टॉलरेट करेंगे, ऑटोमैटिकली हमारी पावर टू अकोमोडेट बढ़ेगी। ये सब शक्तियाँ आपस में लिंक्ड हैं। देखो, पावर टू अकोमोडेट की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। मान लो
अभी घर पे हम 4 लोग हैं और 4 लोगों की आपस में कोई अनबन हो गई, है ना? कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया और अभी ही आधे घंटे में घर पे कोई इवेंट है और बहुत सारे मेहमान घर पे आने वाले हैं। अब क्या हम चारों अलग-अलग तरफ मुँह बनाकर अलग-अलग घर के 4 कोनों में बैठ जाएँ? हाँ? उससे क्या होगा? आने वाले जो 30 लोग हैं वो भी तमाशा देखेंगे। तो पावर टू अकोमोडेट मतलब अनबन हुई है, ये बात आई है, ओके, ये पार्टी हो जाने दो, सबको जाने दो, 2 घंटे बाद आपस में बैठकर इसको देखेंगे कैसे डील करना है, लेकिन जब तक अभी बाकी लोग आ रहे हैं हम इसको अकोमोडेट करेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे हर तरफ। इसको एक्टिंग नहीं कहते, इसको अकोमोडेटिंग कहते हैं और अकोमोडेट करना शक्ति है। दूसरा अकोमोडेट की एग्जाम्पल क्या होती है? किसी ने मुझे कोई बात बताई, अपना कोई सीक्रेट, कोई प्राइवेसी शेयर की और मैं 10 को आगे बता दूं। इसको अकोमोडेट करना नहीं कहेंगे। समाने की शक्ति मतलब मुझे किसी ने बताया और उसके बाद ऐसा लगे कि वो बात जैसे कभी उसने कही ही नहीं। इस तरह वो मेरे साथ एकदम सेफ रहे। इसको कहते हैं समाने की शक्ति। ओके? और ये बुद्धि का परिचय देती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी किसकी कितनी है वो पता लगता है समाने की शक्ति से। इसके बाद नेक्स्ट पावर आती है पावर टू डिसर्न, माना परखने की शक्ति। पावर टू डिसर्न का मतलब क्या सही क्या गलत ये परख पाना। आजकल कभी कभी हम लोगों से धोखा खा लेते हैं क्योंकि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सोच तो कुछ और ही रहे हैं। तो लोगों और परिस्थितियों से हम धोखा ना खाएं, इसके लिए हमारी परखने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वी नीड टू हैव द पावर टू डिसर्न व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स। लेकिन ये परखने की शक्ति उस आत्मा में आएगी जो चीजों को सिर्फ बाह्य रूप से ना देखे, सिर्फ एक्सटर्नल आइडेंटिटीज को ना देखे, वाइब्रेशन लेवल पर समझे। और कैसे होगा? सोल कॉन्शियसनेस की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रतीक, इस शक्ति का प्रतीक जोहरी दिखाते हैं, जिसके पास समझ भी है और एकाग्रता भी है। वो परख सकता है कि कौन सा कांच का टुकड़ा है और कौन सा हीरा है। तो परखने की शक्ति यूज करने से हमें जीवन में कभी भी ना खुद से, ना औरों से, ना बातों से कभी धोखा नहीं मिलेगा। हम धोखे से बच जाएंगे क्योंकि सही परखेंगे। तो खुद को भी सही परखना है। ऐसा ना हो कि मेरे अंदर कोई वीकनेस है, मुझे पता ही ना चले। परखा ही नहीं, तो फिर उसको मेडिटेशन में हील कैसे करेंगे, है ना? और ट्रांसफ़ॉर्म कैसे करेंगे? अगर परख लेते हैं ना, तो परिवर्तन करना ईज़ी हो जाता है। जो सही नहीं परखते, वो गलतियाँ करते रहते हैं, गलत निर्णय लेते रहते हैं और दुनिया उनके लिए क्या कहती है? इसकी बुद्धि को तो ताला लग चुका है, मतलब बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। तो परखने की शक्ति का मतलब कब, कहाँ, कैसे बिहेव करना है, ये समझ होनी चाहिए। देखो किसी को हँसाना, हाँ, किसी को चुटकुला सुनाकर हँसाना, अच्छी बात है ना? इट्स अ गुड क्वालिटी। लेकिन आप किसी के फ्यूनरल पे गए हो, वहाँ पर सब किसी की डेथ को मोर्न कर रहे हैं और आप वहाँ जाकर कोई चुटकुला सुनाओ। इज़ इट द राइट प्लेस टू क्रैक अ जोक? नो, राइट? तो परखने की शक्ति मतलब मुझे पता होना चाहिए कि अलग-अलग जो सही बातें हैं, वो किस सही समय पर करनी है। हर समय भी होता है उसका, उस बात को करने का। तो समय अनुसार वो बात करना, इसकी भी परख चाहिए। ओके? तो परखने की शक्ति की हमारे में आज क्यों बहुत ज़रूरत है? क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ लोग ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और हैं। तो धोखा खाने से बचने के लिए दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न। जब हम सही से परख पाएँगे, तो नेक्स्ट आती है निर्णय करने की शक्ति। एक बार सही परख लिया, तो नेक्स्ट पावर टू डिसाइड ऑटोमैटिकली आ जाएगी। पावर टू डिसाइड मतलब ability to assess the quality of my decisions। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग को एक तराजू की तरह दिखाते हैं, weighing बैलेंस की तरह। दे हैव डन व्हाट दे वांटेड टू डू, हाउ शुड माय कर्मा बी नाउ। मतलब उन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब हमें अपना निर्णय करना है कि मेरा कर्मा कैसा होना चाहिए। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये निर्णय करने से पहले हम परख तो लें कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि वन डिसीजन कैन चेंज आवर डेस्टिनी।
सो वी नीड टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। दैट्स वाई हमेशा अच्छे से परखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, कैजुअली नहीं। हमारा निर्णय अबाउट आर कर्मा क्या डिसाइड करता है? हमारी डेस्टिनी। एक बहुत जरूरी बात जो हमें समझनी है, इसको ध्यान से सुनेंगे। We should be able to take our own decisions and we should not take decisions for other people. आजकल we want कि दूसरे हमारे लिए डिसीजन ले लें, क्योंकि खुद के लिए निर्णय लेना हमें मुश्किल लगता है। We should be able to take our own decisions. हमें अपने निर्णय खुद लेने चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे भाग्य का निर्माण खुद करना है। कोई और आत्मा नहीं समझ सकती कि यहाँ पर मेरी परिस्थिति में राइट सिनेरियो क्या है, व्हाट वुड बी द राइट टू डू। इसीलिए खुद खुद को आत्मा समझकर, परमात्मा से कनेक्ट होकर, सही गलत की परख को समझकर फिर अपने जीवन का निर्णय लेना है। 10 लोगों को फोन अ फ्रेंड कर कर उनकी राय सुनकर वो निर्णय अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से हम बहुत आसानी से एक डिजास्टर को इनवाइट कर सकते हैं। सो प्लीज इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो हमें खुद अपने डिसीजन लेने चाहिए और हमें कभी भी औरों के लिए डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप बस उनको एडवाइस दे सकते हैं, उनके लिए निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उनका डिसीजन उनकी कैपेसिटी, उनके संस्कारों के अनुसार होगा और वो उनका भाग्य बनाएगा। अगर हम उनका निर्णय लेते हैं, हम उनके कर्मास में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसीलिए गाइड करें, डिसाइड नहीं करें। और once we have taken the decision, then we must have the courage to stand for the right. एक बार निर्णय ले लिया तो फिर हमारे में शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सही निर्णय लेने पर कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ चैलेंजेस आएंगे। बट वंस द सोल इज कॉन्फिडेंट कि ये मेरा डिसीजन था, अब कुछ भी हो जाए हम उस सत्य से हटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा निर्णय था। ऐसी आत्मा के अंदर अपने वैल्यूज, एथिक्स और प्रिंसिपल्स पे चलने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि वो आत्मा अपने निर्णय खुद लेती है। Remember, it is not just a decision but will have a consequence. So ask yourself, am I ready for the consequence? ताकि अपने ही डिसीजन का कभी भी चलते चलते हमें आगे जाके रिग्रेट ना हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो एक बार अच्छे से परख कर फिर निर्णय लें, और निर्णय ले लिया तो बी वेरी वेरी करेजियस टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो बस लास्ट 2 पावर्स हम क्विकली रैप अप करेंगे। 7th इज पावर टू फेस, मतलब एबिलिटी टू कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, मतलब जो परिस्थितियां कठिन जीवन में आती हैं उनको फेस करने की शक्ति। सो पॉजिटिविटी, प्योरिटी, डिविनिटी को अपने जीवन में धारण करने का मतलब ये नहीं है कि हम बस सहन करते जाएंगे, चुप रहेंगे, हर एक बात के साथ एडजस्ट करते जाएंगे। ये सब करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि सामने अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, कोई चीज मेरे सामने अनएथिकल हो रही है, मेरे साथ कोई मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उसके साथ एडजस्ट नहीं करना, उसको टॉलरेट नहीं करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। उसको क्या करना है? उसको फेस करना है, उसका सामना करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम इमोशनल या फिजिकल मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि सहन कहाँ करना है और सामना कहाँ करना है। इसके लिए परख शक्ति को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सहन करना है औरों के संस्कारों को, कि उनका संस्कार मेरे संस्कार से अलग है, तो आई विल एडजस्ट। लेकिन अनएथिकल, अनफेयर, इनजस्टिस वाली प्रैक्टिसेस का सामना करना है। हम अनअवेयर कभी कभी लोगों के संस्कारों का सामना करना शुरू कर देते हैं, और जहां गलत हो रहा है वहां हम सहन कर लेते हैं, जैसे अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप, करप्शन। सबसे पहले अपनी कमजोरियों का सामना करना है, उनको देख के फिनिश करना है। डोंट जस्ट एडजस्ट विद योर वीकनेस कि मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है, मैं तो हूं ही लेजी। ऐसे नहीं करना। अपनी कमी कमजोरी का सामना करके उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जब हम अपनी कमी का सामना करेंगे ना, इसी से बाहर सामना करने की शक्ति आएगी।
और पीयर प्रेशर का, एडिक्शंस का, सोसाइटी का, संग का रंग लगने का बहुत-बहुत ध्यान रखना है, वहाँ सामना करना है। अब आपने अपना निर्णय लिया, अब दुनिया चाहे मज़ाक करे, क्रिटिसिज़्म करे, उसका सामना करना है। और सामना करने का पता है एक मतलब और होता है कि कहीं जब मुझसे कोई गलती हो गई है, तो अपनी गलती को मान लेना है, उसका भी सामना करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी। एक्सक्यूज़ेज़, बहानेबाज़ी करके उससे भागना नहीं है, भागने की कोशिश नहीं करनी। अपनी गलती को स्वीकार करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। और लास्ट पावर है पावर टू कोऑपरेट, मतलब सहयोग की शक्ति। कहते हैं फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। लोग उनको सहयोग देते हैं जिनमें पहले हिम्मत है, मतलब सामना करने की शक्ति है। और फिर हर एक का सहयोग मिलने से क्या हो जाता है? हर काम ऑटोमेटिकली सहज हो जाता है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सहयोग देना ही सहयोग लेना है। इसका सिंबल दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत। कैसे सबकी उंगली के सहयोग से उठा। तो पहला सहयोग मुझे स्वयं को देना है। मुझे मेरे जीवन को और शक्तिशाली और सुंदर बनाना है। अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। और दूसरा सहयोग किसको देना है? औरों को देना है। प्योर वाइब्रेशंस का सहयोग, जैसे हमने कल समझा, अपनी एलिवेटेड स्थिति से सहयोग देना है। कोई चिंता नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। और औरों को कैसे सहयोग दे सकते हैं? अपने वर्ड्स के थ्रू। किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया, ज़रूर एप्रिशिएट करना है, एडमायर करना है। किसी ने आपको सहयोग दिया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है, ये भी सहयोग देना है। और फिर हम प्रकृति को सहयोग दे सकते हैं। कैसे? जब बहुत ही प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे, तो हम जो इतना सारा ये जो थॉट पोल्यूशन हो गया है ना वायुमंडल में, हम इसको कम करने में सहयोग दे रहे हैं। और प्रकृति के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी यूज़ करने के प्रति बहुत माइंडफुल रहना है। अपने शरीर को कैसे सहयोग देना है? शरीर के लिए जो डाइट राइट है, जो एक्सरसाइज रूटीन राइट है, वो सब फॉलो करना है। और फाइनली अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पर इस सृष्टि को कैसे सहयोग देना है? अपनी वाइब्रेशन को रेज करके, बाय रेजिंग द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बाय कीपिंग नो फीलिंग्स ऑफ कंपटीशन, नो फीलिंग्स ऑफ जेलसी। ऐसे समझना कि हर एक की सफलता मेरी अपनी सफलता है, हर एक की ग्रोथ मेरी अपनी ग्रोथ है। जब हम ऐसा फील करेंगे ना, तो वासुदेव कुटुंबकम की फीलिंग्स हमारे अंदर इमर्ज होंगी एंड वी विल नेचुरली फील दैट वी बिलोंग टू वन गॉड, वन वर्ल्ड फैमिली। तो ये थी 8 शक्तियाँ। आज क्योंकि डिटेल में समझना था, इसीलिए टाइम थोड़ा हुआ है। शैल वी मेडिटेट फर्स्ट? उसके बाद जिनको क्वेश्चन होगा आप पूछ लेना। सबसे पहले हम मेडिटेट करते हैं। और आपकी आज की स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है, उसमें एक सॉन्ग है जिसमें जो हमने 8 शक्तियाँ आज डिस्कस की, उनकी बहुत सुंदर म्यूज़िकल फॉर्म में रिप्रेज़ेंटेशन है। तो आपको इसको एक्सपीरियंस करते हुए इसके साथ मेडिटेट करना है। मैंने जो लिंक है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। चलिए, लेट्स मेडिटेट। आई होप आप सबको ये 8 शक्तियाँ समझ में आई होंगी। ये हमारी अपनी शक्तियाँ हैं और इन्हीं का यादगार दिखाते हैं। जो नवरात्रे मनाते हैं ना, अष्टभुजाधारी दुर्गा माँ दिखाते हैं। तो वो दुर्गा के 8 हाथ और 8 अस्त्र-शस्त्र किनका प्रतीक है? मुझ आत्मा की इन 8 शक्तियों का। अब इनको जागृत करना है राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। सिट बैक कंफर्टेबली, एकदम साइलेंस में बैठ जाएं। अपने मन को, अपने आप को कुछ देर के लिए सारी बातों से डिटैच करके बस इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं।
Bring your attention completely in this present moment. अब देखें अपने आप को, मैं इस शरीर में विराजमान, भृकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें, मेरा मन एकदम शांत है और शरीर का एक-एक अंग एकदम रिलैक्स्ड है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मेरा मन मेरी हर बात सुनता है। My mind is completely under my control. मेरा मन ही तो है जो मेरा सबसे बड़ा सेवाधारी है। मैं जब जो इमोशन महसूस करना चाहती हूँ, मेरा मन मेरे डायरेक्शन अनुसार मुझे वही अनुभव करवाता है। अब इस स्थिर और शांत मन के साथ बुद्धि से विजुलाइज करते हुए चलें अपने घर परम धाम की ओर, अपने प्यारे से साथी के पास। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ के उड़ चली अपने घर, इस दुनिया को भी पार करके आप पहुंची मेरे अपने घर शांति धाम, जहां मेरे मीठे शिव बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनके प्रेम की शक्ति मुझे अपनी तरफ खींचती जा रही है। देखें खुद को बाबा के एकदम करीब, मेरे शिव पिता जैसे बहुत प्यार से, सर्व गुणों और शक्तियों से मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा, सर्व शक्तियों से भरपूर हूं। मुझ आत्मा की अष्ट शक्तियां संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी हैं। मैं सबको ये शक्तियां देने वाला विश्व के लिए फरिश्ता हूं। मैं आत्मा परमात्मा के बिल्कुल समीप बैठी हूं। परमात्मा की सब शक्तियां मुझ पर बरस रही हैं और मुझसे इस ग्लोब पे पड़ रही हैं और विश्व की हर आत्मा तक जा रही हैं। इस विश्व की हर आत्मा सुखी है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, संतुष्ट है। सारा वातावरण सतो प्रधान है और अब ये दुनिया सत्युगी दुनिया बन चुकी है। मैं आत्मा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, मुझे इतना विशेष पाठ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।